लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 44। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधाकर उसे बहला रखा। वह कहते, अजी बीबी की कुछ फिक्र ना करो, जिस वक्त तुम एक जराऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नजर कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा! इसकी कितनी आंखों देखी मिसालें दी गई। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जराऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजयी की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक भौं सिकोरेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वह जरूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करेंगे, घर की राह लेगा। देवी दीन और जग्गू को वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यह मंसूबे मन में बांधकर वह जालपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फूल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए, पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया, उसके नैवेद्य को पैरों से कुचल डाला। उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिला। आज पुलिस ने विषैले वातावरण से निकलकर उसने स्वच्छ वायु पाई थी और उसकी सुबुद्धि सचेत हो गई थी। अब उसे अपनी पशुता अपने यथार्थ रूप में दिखाई दी। कितनी विकराल, कितनी दानवी मूर्ति थी। वह स्वयं उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सरा डाले, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुलजिम हवालत में है। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे कूदेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाए। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुख में कालिक लगा दी। जालपा की वह क्रोधोन्मत्त मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर आई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह इतनी बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ी चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुजरिमों को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह ना देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में ना आया, कहाँ आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए। यहाँ से तो 6-7 मील से कम ना होगा। वह उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक ही है, नहीं कल हाई कोर्ट के जजों से कहूंगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृत्तांत
तुरंत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट ही में चौरंगी आ पहुंची। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी जन्नाटे से मोटर लिए चला जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया और बाहर सिर निकाल कर देखा तो वही दारोगा जी। दारोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर ना चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ होंगी। कुछ तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई, बेहद। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे, मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और जरा सरूर जमे। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोहरा को बुलवा लेंगे। 2 घड़ी की बहार रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले ही पर क्यों नहीं बुला लेते? वहां उस खटिक के घर पड़ी हुई है। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक जरूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव चला आऊंगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहां चलना चाहे चलिए, मैं जरा भी मुखिल ना हूंगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूं। दारोगा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं जरा भी मुखिल ना हूंगा। वही बेगम साहब। रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहां मुझे नहीं जाना है। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बहार ना रहेंगी। वहीं आपके दिल बहलाओ का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बार की आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोहदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूं। दारोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए। अब कभी ऐसी गुस्ताखी ना होगी। लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर ना समझे। मैं आपको ऐसी जगह ना जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान ना होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फायदे के ख्याल से कह रहा हूं। रमा ने ओठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फायदे का इतना ख्याल ना करें। आप लोगों ने मुझे मलिया मेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ वो मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दारोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। जरा और आगे चलकर वह एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछूं साहब है या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा? यह कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी। लज्जास्पद बात है,
मगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसके मेरे पास क्या जवाब है? खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा के लिए ही बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई है, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत न होता। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 44। धन्यवाद।